नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ जो आप देख रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के तेज़ तरार निगम पार्षद अंकुश नारंग हैं। खूब हंगामेदार जो है वो सदन रहा और उसमें जो खास करके जो इनका संबोधन रहा वो काफ़ी जोशीला था और काफ़ी जोश के साथ में जो है वो आप दिखाई दिए। नारंग साहब, हाउस बैठक के अंदर आपका हमने संबोधन सुना, खूब आप गुस्से में और खूब गुस्से में क्या पूरा जोश खरोश में आप दिखाई दिए और आपने कोई जनता की आवाज नहीं हो, तुम कोई जनता की आवाज नहीं हो, सिर्फ पद के लिए आए हो। यहाँ पे कि मुझे पहली कुर्सी मिले, मुझे दूसरी कुर्सी मिले, मुझे तीसरी कुर्सी मिले। अच्छा नहीं लगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर बना हुआ। उसको आम आदमी थी लड़ लेते चुनाव, लड़ लेते, लड़ेंगे भी, पता था ना आ जाओगे, पता था ना। कहा कि जिस तरह से विपक्ष जब हंगामा कर रहा था आपके बोलने पर तो खूब आपने जो है उन पर वार किए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वार नहीं थे, सच्चाई थी। आज आम आदमी पार्टी को जनता ने चुना और सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथ में एमसीडी की। आज दिल्ली के अंदर 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, जबकि विपक्ष में सिर्फ 105 पार्षद हैं। हमने बहुत बार यहाँ पे सुना कि स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि स्टैंडिंग कमेटी बनने चाहिए और सारे प्रपोजल्स पास होने चाहिए जो दिल्ली की जनता के लिए है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी तो भाजपा ही नहीं बनाना चाहती। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का जब सदन में चुनाव हुआ तब इन्होंने लड़ाई लड़ी। उसके बाद आज नॉमिनेटेड काउंसलर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर आप देखें तो 2012 में भाजपा थी एमसीडी के अंदर और कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर, लेकिन एलजी ने दिल्ली के अंदर कांग्रेस के नॉमिनेटेड मेंबर्स बनाए, यानी कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स बनाए। 2017 में भाजपा का फिर बहुमत था एमसीडी के अंदर, लेकिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी थी, तो आम आदमी पार्टी के नॉमिनेटेड काउंसलर्स बने। इस बार ही ऐसा क्या हुआ 2022 के अंदर, क्या भाजपा को सूझा कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर, तो आम आदमी पार्टी के नॉमिनेटेड काउंसलर बनने चाहिए। लेकिन इन्होंने डिस्टेबलाइज करने के लिए एमसीडी को नॉमिनेटेड काउंसलर्स बनाए। और वो जो, जैसे कि मुकेश गोयल जी आपको बता रहे थे कि 2-3 जोन के अंदर बनाए ताकि उन जोनों पे इम्पैक्ट पड़े और ये जोन से अपने स्टैंडिंग कमेटी मेंबर ला सके। ये साफ साफ भाजपा की मंशा दिखाती है कि ये तो किसी भी हाल में सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अगर इनको सत्ता दिल्ली की जनता या कहीं की जनता ना दे तब भी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आपके पास बहुत सारे उदाहरण हैं। आपके पास उदाहरण है गोवा का, कहां इनके विधायक थे और कहां कांग्रेस के विधायक थे, इन्होंने अपनी सत्ता हासिल कर ली। जिस राज्य के अंदर इन्होंने दिल्ली के अंदर क्या प्रयास नहीं किया आम आदमी पार्टी के एमएलएस को तोड़ने के लिए, यहां आके इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। तो कहने का मतलब यह है, अब निगम पार्षदों पे जब इनका ऑपरेशन लोटस नहीं चला और निगम पार्षद, दिल्ली के निगम पार्षद नहीं बिके, एक पार्षद आम आदमी पार्टी का छोड़ के भाजपा में गया, लेकिन वो भी वापसी आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि आज स्टैंडिंग कमेटी आम आदमी पार्टी की बनेगी, तो सबसे ज्यादा रुचि भी आम आदमी पार्टी को है। आप बनाने भी नहीं दे रहे और दिल्ली की जनता को गुमराह भी कर रहे हो कि हम तो कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी बनाओ। आप नॉमिनेटेड काउंसलर ना बनाते ना, ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स आपको नॉमिनेटेड काउंसलर चुनने होते हैं। ये तो एक्ट के अंदर है, एमसीडी एक्ट के अंदर है, तो आप उसके हिसाब से चुन लेते, आज स्टैंडिंग कमेटी भी बन गई होती। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी करी है कि एलजी ने ये जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स दिए हैं वो एमसीडी को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास है। जैसे अभी बात कहें, आपने कहा कि ये आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मेरा सवाल सीधा ये है कि स्टैंडिंग कमेटी का मुद्दा, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हुए, ये सवाल, ये जो मामला जो है ये कोर्ट में गया, ये काफ़ी मामला डिले हुआ। इसमें भाजपा का ये कहना है कि ये आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ। जब ये कमेटी का फैसला बिल्कुल ठीक था, ऐसा नहीं होता तो फिर कोर्ट क्यों फैसला सुनाता? तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोर्ट से जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर बोल रहे हैं उसमें तो 3-3 आए हैं जी, 3-3 18 मेंबर्स हैं, 18 मेंबर्स की कमेटी होनी है। ये 12 जोन से आने हैं,
इन्होंने जोन को इम्पैक्ट करने की कोशिश की ताकि जोन इनके ज़्यादा बन सके। नॉमिनेटेड काउंसलर अगर आम आदमी पार्टी के होंगे, मैं आपको पूरी बता देता हूँ, अगर नॉमिनेटेड काउंसलर दोनों के नहीं होते तो 8 जोन हमारे हैं, तो 8 + 3 11 बहुमत हमारा है। नॉमिनेटेड काउंसलर हमारे हैं तो 10 जोन हमारे हैं। ये प्रयास कर रहे हैं अपने नॉमिनेटेड काउंसलर्स को वहाँ पे डाल के ताकि 9-9 बराबर हो जाए और टॉस पे आके मुद्दा टिक जाए। अभी का क्या लगता है, जब ये तो अब भाजपा की मंशा आपने बताई है, इसमें आम आदमी पार्टी जो अपना दावा ठोकती है कि साहब स्टैंडिंग कमेटी हम ही बनाएंगे, लेकिन मामला चूंकि अभी कोर्ट में है और एल्डरमैन का अभी मामला फाइनल नहीं हुआ है, तो इस पर आज आम आदमी पार्टी का जो है विश्वास का आधार क्या है? देखिए, सबसे पहला तो हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूर्ण तरीके से विश्वास है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो फैसला लेंगे वो दिल्ली की जनता के हक में लेंगे। दूसरी बात, आज आम आदमी पार्टी के पास 135 पार्षद हैं जबकि भाजपा के पास 105 पार्षद हैं। तो ये तो साफ क्लियर बात है कि स्टैंडिंग कमेटी किसकी बनेगी, इस पे इतनी चर्चा की कोई बात ही नहीं है। हम लोग 100% कॉन्फिडेंट है एक बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, क्योंकि अभी जजमेंट रिजर्व है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता आप उससे पहले कैसे करोगे? तो जजमेंट जिस वजह से रिजर्व है, तो आप एक बार ही आने दो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आप भी यही हो, हम भी यही हैं 100%। आप अगली बार जब इंटरव्यू आओगे तो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी आपको दिख जाएगा, उसका भी इंटरव्यू ले लीजिएगा। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होता तो क्या माना जाए कि हाउस जो है वो इसी तरह से जो है वो मुद्दे जो हैं, एजेंडा जो है वो निकलते जाएंगे, पास होते जाएंगे, जिस तरह से आम आदमी भाजपा का ये कहना है कि बिना चर्चा के जो मुद्दे स्टैंडिंग कमेटी पर चर्चा होने चाहिए थे वो मुद्दे जो है हाउस के अंदर लाकर सीधा पास करवा देना चाहते हैं? देखिए, हाउस के अंदर पूरी चर्चा हुई थी, लेकिन भाजपा सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए आती है यहाँ पे। वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकती है यहाँ पे आके, सिर्फ ये मुद्दे दिखाती है। जनता की ग्राउंड पे हितों की बात तो करती नहीं है। यहाँ आके सिर्फ और सिर्फ यही दिखाते हैं कि हाँ बस हम तुम्हारी आवाज़ उठा रहे, स्टैंडिंग कमेटी की आवाज़। इनमें से कोई चेयरमैन बनना चाहता है जी, इनमें से कोई कमेटी का चेयरमैन बनना चाहता है जी, इनमें से कोई जोन का चेयरमैन बनना चाहता है। ये आखिरकार 15 साल से जो लेंटर की उगाई करते हुए आए हैं, सिर्फ पैसे कमाते हुए आए हैं, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है। एक सवाल मैं पूछूंगा नारंग साहब, क्या मैं मानकर चलता हूं कि दिल्ली की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, और क्या कर्मचारियों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्योंकि कर्मचारियों के वेतन की समस्या अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है, अभी भी कर्मचारी वेतन की समस्या से परेशान है, और भी कई परेशानियां जो है वो कर्मचारियों को फेस करनी पड़ रही हैं, पेंशन की समस्या है। इन तमाम समस्याओं का समाधान कब तक हो जाएगा? दिल्ली विकास की पटरी पर कब जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी? जैसे आप कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार जो है वो दिल्ली में भी है और एमसीडी भी आ गई है, तो देश की नंबर 1 राजधानी जो है वो दिल्ली शहर बनेगा। देखिए, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक बात, पहले लोगों की जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इनकी 16-16 महीने तनख्वाह नहीं आती थी। हमने सबसे पहले इनको स्टेबलाइज करने की कोशिश की कि इनको हर एक महीने तनख्वाह मिले। दूसरी बात, इनके जैसे कि अभी आपको गोयल साहब बता रहे थे, इनके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स इनके क्लियर होने चाहिए, जो सालों साल से भाजपा ने अटका रखे थे, क्योंकि 15 साल से भाजपा सत्ता के अंदर थी। तीसरा, इनकी जो कैशलेस स्कीम है, जो इनको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि कैशलेस स्कीम मिलती है, वो भी इनकी कैशलेस स्कीम आज जाके हॉस्पिटल के अंदर वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों को आम आदमी पार्टी करवाएगी, सफाई कर्मचारियों के लिए करवाएगी। दूसरी बात, आपने हाल फिलहाल में देखा कि आम आदमी पार्टी की जो एजुकेशन मिनिस्टर है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, आतिशी जी ने यह कहा कि हम दिल्ली के स्कूलों को करीबन 700 करोड़ रुपए देंगे, जो एमसीडी के स्कूल है। यानी कि दिल्ली सरकार की पूर्ण तरीके से मंशा है कि हम यहां पे एमसीडी को इंप्रूव करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, पिछले 15 वर्ष के अंदर 9 वर्ष से केंद्र सरकार में भी भाजपा है, केंद्र सरकार ने कब ऐसा फैसला लिया है कि वो एमसीडी को ये मदद कर रही है और एमसीडी को इंप्रूव करना चाहती है? एक भी उदाहरण नहीं है आपके पास। लेकिन हमें आए हुए मात्र 6 महीने नहीं हुए, उसके अंदर दिल्ली सरकार ये भी कह रही है कि हम एमसीडी को पूर्ण तरीके से स्टेबलाइज करेंगे, सफाई कर्मचारियों को हर महीने वेतन दिलवाएंगे किसी भी हाल में। दूसरी बात, स्कूलों पर भी पैसे लगाएंगे, और सारे प्रोजेक्ट में मैं आपको वादा कर रहा हूं कि दिल्ली सरकार की जहां जहां जरूरत होगी एमसीडी को इंप्रोवाइज करने के लिए, वहां पे हम दिल्ली सरकार की पूर्ण तरीके से मदद लेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जैसे दिल्ली सरकार चल रही है, ऐसे एमसीडी भी चला के दिखाएंगे। मैं शिक्षा के मुद्दे पर भी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने शिक्षा के मुद्दे पर आपने चर्चा कर ली है, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। विपक्ष ने, भाजपा ने सवाल उठाए हैं आपकी शिक्षा, जो एमसीडी के जो स्कूल हैं, शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि
जो ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हुए, उन नियमों को दरकिनार करते हुए वहाँ पर ट्रांसफ़र जो है वो टीचर्स के जो है वो किए गए हैं और उसमें बड़ी धांधलेबाजी हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये सवाल अगर आप दिल्ली सरकार से पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं निगम पार्षद हूँ, पहली बात। दूसरी बात, ये सारे जितने भी भाजपा के पार्षद हैं ये अपनी टिकट खरीद के निगम पार्षद बने, और जिसके पास टिकट खरीदने के पैसे हैं उसके बच्चे सरकारी स्कूल में तो जाते नहीं। तो जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते ही नहीं, उनको क्या पता कि सरकारी स्कूलों में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, वो कैसे टिप्पणी कर सकते हैं। और आज आप सरकारी स्कूलों के जाके अंदर बिल्डिंग देखिए, क्लासरूम देखिए, डिजिटल रूम्स देखिए, स्टेडियम देखिए, स्विमिंग पूल देखिए, टीचर्स जो ट्रेनिंग लेके आते हैं उनको देखिए। अगर आप तो पत्रकार हैं, आप जाके निष्पक्ष पत्रकारिता करें और पुराना स्कूल 2012 से पहले का दिखाएं और अब का दिखाएं। मेरा तो बचपन दिल्ली के अंदर निकला है, मैंने तो स्कूल की टीचरों को मूंगफली खाते हुए देखा है, सर्दियों में स्वेटरें बुनते हुए देखा है, और आज भी मैंने स्कूल देखे हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से शिक्षा के अंदर रेवोल्यूशन आई है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तमाम मुद्दों पर जो है अंकुश नारंग ने हमसे जो है वो बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली के अंदर जो है वो माननीय केजरीवाल के नेतृत्व में अंदर जो है वो शिक्षा की क्रांति जो है वो आई है, और हमने देखा कि खूब उन्होंने अपना पक्ष भी जो है वो खूब गर्मजोशी के साथ जो है वो सदन में पहली बार रखा। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया एनकेएम न्यूज़ का, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने व्यूअर्स के साथ मुझे रूबरू होने का मौका दिया। तहे दिल से धन्यवाद।